इसके ऑटोमेटिकली अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अपना मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का आज मतलब ये वाला जो चैप्टर ये खत्म कर देंगे। इसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म का टॉपिक बचेगा, उसमें मैं बार बार आपको बोल रही हूँ उसका एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मेजरली वही टॉपिक डिस्कस करवाऊंगी। बाकी का बाकी जो सारा पार्ट होगा वो आपको थोड़ा सा नोट्स में भिजवा दूंगी, नोट्स जो भी होंगे उसके अच्छे, ताकि उसमें से आप पढ़ पाओ। ठीक है, आज की क्लास में हमने पिछली क्लास में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का टॉपिक शुरू किया था। हमने ये भी देखा था कि गैल्वेनोमीटर को एमीमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आज की क्लास में थोड़ा सा उसी का गैल्वेनोमीटर टू एमीमीटर वाली चीज अपन लोगों को पढ़नी है, और उसके अलावा थोड़ा सा हमें गायरोमैग्नेटिक रेशियो और टॉर्क का कॉन्सेप्ट जो आप खुशी मैम की क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो भी मैं आज की क्लास में डिस्कस कर लूंगी, ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट परेशानी ना रहे। ठीक है बेटा? यस मैम। चलो, तो सबसे पहले एक बार एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीमीटर का। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, आप लिख रहे हो तो नहीं दिख रहा है। वेरी गुड, शुभता वो शुरू हो गई। शुरुआत, बहुत अच्छी अच्छी शुरुआत शुरुआत हुई हुई है। बहुत बढ़िया शुरुआत। अशुभ हो गया। अशुभ हो गया, अब बंद ही कर देते हैं क्लास, छोड़ो क्या करेंगे पढ़ मैम के। शुभ हो गया। शुभ हो अच्छा गया, हुआ। चलो ये तो और भी बढ़िया है। हो गया मैम, सही हो गया। हो गया बेटा? तो हमने अब क्या पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीमीटर में, कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो खाली आपका छोटा सा जो करंट होता है ना वो मेजर कर सकता है। तो हमने बोला था कि यहाँ पर तो हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, है ना, ये मेरी कुछ बैटरी आ गई, और ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक शंट रेजिस्टर लगा देंगे। यही पढ़ा था हमने, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम एक शंट रेजिस्टर लगा देंगे। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो अब ये सिस्टम बन गया है, दिस विल स्टार्ट एक्टिंग एज एन एमीमीटर। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बन गया है, दिस स्टार्ट्स एक्टिंग एज एन एमीमीटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम ये जो शंट रेजिस्टर होता है इसकी इस तरीके से वैल्यू लेते हैं कि यहाँ पर IG करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर I माइनस IG करंट फ्लो कर रहा है। तो हम इसकी जो ये IG की वैल्यू है वो इस तरीके से सेट करेंगे, शंट रेजिस्टर इस तरीके से लेंगे कि उसकी रेजिस्टेंस नियरली जीरो, शंट की रेजिस्टेंस आप नियरली टेंडिंग टू जीरो लेते हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि I माइनस IG की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है और IG की वैल्यू नियरली टेंडिंग टू जीरो हो जाती है। यही पढ़ा था ना बेटा हमने? यस मैम। तो बताओ फिर यहाँ से अगर इस सर्किट में I करंट फ्लो कर रहा है तो I की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास? I केम आउट एज IG मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस वन RG प्लस के RG बाय के S। 1 प्लस के RG अपॉन S। तो अब अगर आपको रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर पता है, अगर आपको पता है कि आपने कितना शंट रेजिस्टर यूज किया है, और गैल्वेनोमीटर के अंदर ये जो IG छोटा सा करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत छोटे छोटे करंट से रीड करता है, तो आपको वहां से IG की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसलिए आप सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो बता पाओगे। दैट मीन्स दैट दिस सिस्टम इज एक्टिंग एज एन एमीटर। इज दिस पार्ट ओके? यस मैम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब बेटा होता क्या है कि यहाँ पर कुछ परसेंटेज एरर का भी टॉपिक आ जाता है ना, परसेंटेज एरर का भी टॉपिक आ जाएगा। परसेंटेज एरर का टॉपिक क्यों आएगा? क्योंकि चाहे कुछ भी बोल लो आप, एमीटर जो होता है, एमीटर की जीरो रेजिस्टेंस नहीं होती, एमीटर की जीरो रेजिस्टेंस नहीं होती। आपकी कुछ रियल वैल्यू होगी करंट की, आपकी कुछ रियल वैल्यू होगी करंट की जो आपका सर्किट में से एक्चुअली फ्लो कर रहा है, और हो सकता है आपका एमीटर बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट रीजंस, एमीटर जो है आपका वो रीडिंग, ये चाहे गैल्वेनोमीटर वाला एमीटर हो, नॉर्मल एमीटर हो, वो जो रीडिंग दिखा रहा हो दैट इज इक्वल्स टू सम अदर वैल्यू जिसको हम बोल देते हैं मेजर्ड करंट। दिस इज हाईली पॉसिबल। यस मैम। ठीक है, तो अब एरर क्या होगा तुम्हारा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में? एरर को कैसे लिखेंगे अपन? परसेंटेज एरर हमारा कितना हो जाता है? परसेंटेज एरर हमारा कितना हो जाएगा बेटा? परसेंटेज एरर विल बी IR माइनस IM, कितना रियल है, माइनस IM डिवाइडेड बाय IR मल्टीप्लाइड बाय 100। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है कि वोल्टेज जो होगी वो सिस्टम में तुम्हारी सेम ही होती है, तो एक्चुअल में जो रियल करंट होएगा तुम्हारा दैट विल बी इक्वल टू सम V अपॉन R, है ना, कितनी हमारी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करी, दैट विल बी द रियल करंट व्हिच द एमीटर इज मेजरिंग। बट अब होता क्या है कि मेजर्ड वैल्यू हमारे पास क्यों आ रही है? क्योंकि एमीटर की भी कुछ अपनी खुद की रेजिस्टेंस है ना, एमीटर की भी अपनी कुछ छोटी सी रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से ये मेजर्ड वैल्यू हमारे पास चेंज हो रही है। सो डिवाइडेड बाय V अपॉन R हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एक बार चलूं आगे बेटा? मैम एक सेकंड बस। हाँ, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलकर एक डायग्राम और बना दूंगी, उससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सही है। सब चैप्टर वाइंड अप करने का टाइम चल रहा है तो बच्चे भी खुश हैं कि हाँ मैम खत्म हो गया, मैम अगले हफ्ते से नया चैप्टर शुरू होएगा मैम।
मैम हो गया। क्या? चलो, तो अब हो क्या रहा है ऐसे सिस्टम में बेटा कि आपका कुछ रेजिस्टर है R, यहाँ पर आपने अपना एक कुछ भी एमीटर लगा रखा है, वो हो सकता है वो गैल्वेनोमीटर वाला एमीटर हो, नॉर्मल एमीटर हो, कुछ भी आपने अपना एमीटर लगा रखा है, और यहाँ पर आपका कुछ वोल्टेज हो रही है और इस सर्किट के थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है जो ये एमीटर मेजर कर रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ कि एमीटर की अपनी कुछ रेजिस्टेंस है, मैं क्या बोल रही हूँ कि एमीटर की अपनी कुछ रेजिस्टेंस है, तो अब ये जो सिस्टम में मेरा करंट मेजर हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ एमीटर रेजिस्टेंस एज वेल. So that is why there is a concept of percentage error which is arising in this case. और यहाँ पर अगर आप ये सारे v काट दोगे तो आपके पास कुछ ऐसा बच जाएगा ना, परसेंटेज एरर की क्या वैल्यू बचेगी, 1/r माइनस 1/r प्लस RA डिवाइडेड बाय 1/r मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, 1/r से 1/r कट जाएगा, r प्लस a माइनस r अपॉन r प्लस a कुछ टर्म बनेगी. तो परसेंटेज एरर की जो मेरी वैल्यू आई थी आफ्टर कैलकुलेशन दैट केम आउट एज RA अपॉन r प्लस RA मल्टीप्लाइड बाय 100. यस मैम यही आ रही है एग्जैक्ट। ये वैल्यू आ रही है. तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि परसेंटेज एरर निकालो तो कर लेंगे वैसा क्वेश्चन, या फिर अगर Yes. आपको क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे दे कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि इतना परसेंटेज एरर आ रहा था, तो वो वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे. यस Yes. अब इसी को एक अलग तरीके से अगर विजुअलाइज करो तो तुम ये भी देख सकते हो कि परसेंटेज एरर कैसे लिख सकते हैं, RA से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, 1/1 प्लस R अपॉन RA मल्टीप्लाइड बाय 100. तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग क्या देख सकते हो कि अगर RA जो है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर जो है दैट इज टेंडिंग टू जीरो, तो ये जो परसेंटेज एरर होएगा ये 1 अपॉन मतलब ये वाला जो होएगा ये तुम्हारा 1/0 का फॉर्म बनेगा इन्फिनिटी, तो ये 1/∞ का फॉर्म बनके परसेंटेज एरर भी हमारा 0 की तरफ टेंड करेगा. सही बात है ना बेटा. तो अगर हमारी एमीटर की रेजिस्टेंस नहीं होगी, एमीटर की कुछ रेजिस्टेंस नहीं होगी, अगर हमारा लीस्ट एरर हमें चाहिए होगा तो हमें इसी तरीके से उसको बनाना होगा दैट आर की वैल्यू जो होनी चाहिए दैट मस्ट बी मच 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 ग्रेटर देन आर. ठीक है, फॉर गुड परफॉर्मेंस, फॉर लीस्ट एरर, आर की जो मैम ये 1 में कैसे आ गया? एक सेकंड, अगर मैं ऊपर नीचे दोनों साइड्स को आर से डिवाइड कर दूंगी, नहीं, ऊपर वाला मतलब जो पहले लिखे 1/r है क्यों? अच्छा बेटा, वहां पे मैंने आई आर की वैल्यू v/r होती है ना, यस मैम। तो v कट जाएगा, आपके पास खाली 1/r माइनस Okay. 1/r प्लस आर और डिवाइडेड बाय 1/r बचेगा. यस मैम। ठीक है बेटा, तो ये भी नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलूंगी. मैं बैक वाली स्लाइड दिखा दूं? कर लिया. हाँ देख लो बेटा. हो गया मैम. ठीक है, चलूं आगे. यस मैम। चलो, बहुत बढ़िया. अब बेटा अपना जो सेकंड टॉपिक है उस पर आ जाते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तब क्या होता है. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर। ठीक है, मुझे बड़ा ऐसे बुरा लगता है जब मेरी हेडिंग ऐसे ऊपर ऊपर में फिट नहीं हो पाती ना, ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ बड़ा परफेक्ट सा हो रहा था वो खराब हो गया. चलो कुछ नहीं होता. अरे तो वोल्ट मीटर क्या चीज होती है? पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए। वेरी गुड. तो Potential सपोज आपके पास कुछ भी ऐसे सर्किट है, ठीक है, ये आपका कुछ सर्किट है, इसमें कुछ ऐसे मस्त ऐसे आपने बैटरी बूटरी लगा रखी है, तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को? पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, है ना. वोल्ट मीटर को ऐसे ही कनेक्ट किया जाता है कि मैम पैरेलल में कनेक्ट कर दिया ताकि पोटेंशियल ड्रॉप हमें पता चल जाए कितना है ना बेटा. तो अब ऐसे सर्किट्स Yes, में ma'am. अब होता क्या है कि अगर हमें वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर से बनाना है तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट तो पास ही नहीं होना चाहिए, करंट तो बहुत छोटा पास होना चाहिए. गैल्वेनोमीटर ma'am. के थ्रू करंट तो पास ही नहीं होना चाहिए. गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमें कुछ इस तरीके से बनाना है कि बहुत छोटा करंट उसके थ्रू पास हो. इसके लिए क्या किया जाता है, पिछले केस में हम लोग क्या कर रहे थे, हम एक बहुत छोटा सा शंट रेजिस्टर लगा रहे थे उसके पैरेलल में. यहाँ पर क्योंकि हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या किया जाता है बेटा कि जो शंट रेजिस्टर होता है ना वो इसके सीरीज में लगाया जाता है. सो बेसिकली नाउ यू आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ अ सर्किट. ये मेरा सेम सर्किट है. अब अगर मुझे वोल्ट मीटर मेरा बनाना है तो मैं क्या करूंगी, एक तो मेरे पास आ गया गैल्वेनोमीटर और दूसरा मेरे पास एक बहुत हाई रेजिस्टेंस का शंट आ जाता है.
ये आ गया मेरे पास एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का शंट, और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है हमारा, दिस विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ वोल्टमीटर. वी विल सी हाउ, बट दिस सिस्टम स्टार्ट्स एक्टिंग एज द वोल्टमीटर. नहीं होगा ना, करंट डिवाइड हो जाता है ना सीरीज में होते हैं, तो इसमें अगर इतनी हाई रेजिस्टेंस है तो ज्यादा करंट यहीं पे पहुंचेगा, Yes, है ना. ma'am. हम नीचे वाले को नेगलेक्ट करते हैं. नीचे वाले को नेग्लेक्ट नहीं करना, नीचे वाले के अक्रॉस तो तुम्हें निकालना है, वो भी करेंगे अभी मेजर. नीचे वाले के अक्रॉस तो हमें निकालना है ना कि क्या हो रहा है. इतना चीज जी यहाँ मैम. तक समझ में आया. Yes, जी. ma'am. ठीक है, अब हमें वोल्ट मीटर के बारे में दो चार चीजें तो पता ही है कि आइडियल वोल्ट मीटर की कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए. 0. नहीं, मैम इन्फिनिटी. Infinity. वेरी गुड. आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस होनी चाहिए हमारी इन्फिनिटी. आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस होनी चाहिए हमारी इन्फिनिटी. तो यहाँ पर हमारा जो शंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है. हमारा जो शंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है. तो अगर मैं इसी का डायग्राम एक बार फिर से बनाती हूँ, ये डायग्राम बहुत बड़ा बनाने पड़ते हैं यार. आइडियल वोल्ट मीटर एक चीज मीन्स, पूछनी है। हाँ बेटा, मैम ज्यादा मुश्किल क्या है, एमीटर को आइडियल एमीटर बनाना या आइडियल वोल्ट मीटर बनाना? बेटा आइडियल तो दोनों केसेस ही मुश्किल है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपको उसकी जीरो करनी पड़ेगी और इसकी इन्फिनिटी करनी पड़ेगी. दोनों केसेस ही मुश्किल है. इसको मैं सोच के बताती हूँ आपको कि कौन सा ज्यादा मुश्किल है, बट है तो दोनों, मतलब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होना छोटा होना दोनों ही हार्ड है ना. मैम इन्फिनिटी में क्या इंसुलेटर लगा देंगे? नहीं, हाँ मतलब कर सकते हो, बट उसका फिर हमें चाहिए तो सही ना कि मेजर तो कर पाए वो रीडिंग को. आइडियली हम Yes. चाहते हैं कि उसमें से करंट ही फ्लो नहीं किया, तो फिर वो क्या मेजर करेगा अगर उसमें पोटेंशियल ड्रॉप ही वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा. उसको तो इंसुलेटर है, फिर वो क्या ऑब्जर्व करेगा, तब भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, Yes, ma'am. है ना बेटा. तो अब चलो इसको थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करके बना रही हूँ. ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा शंट है, और ये हमारा नीचे एक रेजिस्टर लगा हुआ है आर. दिस इज आवर शंट, दिस इज सम रेजिस्टेंस आर. यही होगा कि पूरे के पूरे सर्किट में कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है ना. तो लेट मी से देयर इज आई करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. लेट मी मेक इट विद अ डिफरेंट कलर. लेट मी मेक इट विद ब्लू. नाउ लेट मी से दैट देयर इज आई करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. तो ये वाली जो दो ब्रांचेस है मेरी, एक ब्रांच में मेरा करंट गया आई जी के बराबर, दूसरी ब्रांच में मेरा कुछ करंट गया आई माइनस आई जी के बराबर. दिस इज ओके बेटा. Yes, ma'am. ठीक है बच्चा, क्लियर है. ठीक है. Yes, ma'am. तो यार अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारा ये जो शंट है, ये जो तुम्हारा शंट है, दैट इज दिस शंट इज बिकमिंग इन्फिनिटी. इसका मतलब है इस ब्रांच में भी करंट तो फ्लो करेगा ही नहीं ना, यस है ना. अब पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि वहां पे हमारा इतना छोटा था कि सारा का सारा जो करंट था वो शंट के थ्रू फ्लो कर रहा था. यहाँ पे तो Yes. हमारा शंट ही बहुत ज्यादा बड़ा है. हियर हियर शंट इज वेरी वेरी हाई, हियर शंट इज वेरी वेरी हाई. तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो रेजिस्टेंस है, जो ये वोल्ट मीटर बन गया है, वो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो गई है. इसका मतलब क्या है कि इस ब्रांच में से करंट ही कम फ्लो करेगा. तो ये आ गई ना हमारी गैल्वेनोमीटर की कंडीशन. सो दिस विल सेव आवर गैल्वेनोमीटर. दिस सेव्स आवर गैल्वेनोमीटर. इज दैट ओके? यस मैम. ठीक है. तो अब हुआ क्या कि इस सिचुएशन में क्या हुआ, अगर आपका एस इन्फिनिटी हो रहा है तो जो भी आपका रिजल्टेंट वोल्ट मीटर बन रहा है उसमें एस और क्या ऐड करोगे, जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है वो और ऐड कर दोगे, तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगी. इसका मतलब है कि वोल्ट मीटर के थ्रू कुछ करंट पास नहीं कर रहा, हमारा गैल्वेनोमीटर के थ्रू कुछ करंट पास नहीं कर रहा. तो जो भी हमारी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है. क्लियर है बेटा? Yes, Yes. ma'am. मैम ये क्या लिखा है सेव्स के बाद? सेव्स आर गैल्वेनोमीटर. ओके. ठीक है. ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलती हूँ. मैम कर लिया. कर लिया, चलो बहुत बढ़िया. तो अब अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करना है तो अब पोटेंशियल ड्रॉप कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायग्राम फिर से बना दूंगा, तुम भी बना लो फिर से. मैम कॉपी पेस्ट कर दो. कॉपी पेस्ट नहीं होता ना, वो डायग्राम उसमें बना हुआ है, पेन से जो बना होता है डायग्राम उसमें दिक्कत आती है कॉपी पेस्ट करने में. तो वो क्या रहा है, यहाँ पर तुम्हारा कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके थ्रू फ्लो कर रहा है आई माइनस आई जी, इसके थ्रू फ्लो कर रहा है आई. इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, Yes, ma'am. राइट. तो यहाँ पर हमारा क्या पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इसके अक्रॉस कितना होगा, आई माइनस आई आर के हो जाएगा ना, इक्वल बी इज इक्वल टू आई आर होता है ना. तो आई माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाय आर. और दूसरे वाले के अक्रॉस कितना हो जाएगा, आई जी करंट फ्लो कर रहा है, इन दोनों की रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, तो आर जी प्लस एस. इज दैट ओके?
Yes, ma'am. तो आ गई ना पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू, हमें तो Yes. पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू निकालनी है, वी की वैल्यू। तो आई कितनी आ जाएगी, आई जी इंटू आर जी प्लस एस, आ गई वैल्यू, हो गया काम। ये तो निकालना था। आई जी की वैल्यू अगेन आपको गैल्वेनोमीटर में रीड कर लोगे, आर जी आपको पता है, एस आपको पता है, आपका काम तो हो गया। इतना ही है बस, इतना ही है बस, और कोई ऐसा टॉपिक नहीं है। एक बार वो एमीटर वाला केस समझ में आ जाए तो ये वाला केस और सिंपली समझ में आ जाता है। Yes, ma'am. आ गया। आ गया, ये कर लो नोट डाउन, फिर आगे इसके एक दो सवाल सॉल्व करेंगे। मैम रुक जाओ। हाँ कोई नहीं, नोट डाउन कर लो, फिर इसका सवाल सॉल्व करेंगे। मैम हो गया। मैम हो मैं गया? V कहाँ से आया इस फॉर्मूले में? वी तो पोटेंशियल ड्रॉप है, फॉर्मूला क्या है, ये दोनों पोटेंशियल ड्रॉप ही तो मेजर कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। यस मैम ठीक है है। ना, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप ही तो हो गया ना, पैरेलल में लगाने का मतलब ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली मेजर हो गया। मैं बोलती हूँ ना, ये ज्यादा सिंपल है, एमीटर वाला केस फिर भी थोड़ा टाइम लगा था समझने में, ये तो बहुत सिंपली समझ में आता है बच्चों को। तो मेरा ये लॉजिक है कि थोड़ा सा जो मुश्किल टॉपिक है वो पहले करवाओ ताकि बात का टॉपिक इजी हो जाए। सही लॉजिक है, बुरा लॉजिक है, ये बताओ। बढ़िया लॉजिक है Yes, मैम। ma'am. बढ़िया लॉजिक है, बहुत बढ़िया। सब कुछ आसान हो कुछ जाएगा। आसान करने से पहले टफ में हाँ कुछ चलेगा। कुछ मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल तो मैं आसानी से समझा दूंगी, फिर आसान वाला तो और आसानी से समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट होता है। चलूं आगे? मैम यस। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो। लेट मी जस्ट क्विकली गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, तब तक आप लोग फटाफट इसको सॉल्व करो। S98 है मैम। यस बच्चों, अजय ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है, चलो बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बताओ, यस आंसर मैम मैच हो रहा है? 98 ही आ रहा है मेरा। 98 आ रहा है, ये होता है सिंपल सिंपल सवाल, कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर। आपको क्या बोल रखा है, दैट आर जी इज इक्वल टू 2 ओम्स, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या बोल रखा है, आई जी इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर, है ना। गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 2 ओम, तो आरजी आपका 2 ओम हो गया। मैक्सिमम करंट मेजरिंग कैपेसिटी 0.1 एम्पियर, आईजी आपका 0.1 एम्पियर हो गया। वोल्ट मीटर की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 वोल्ट तक आपको मेजर करना है, तो आपको शंट की वैल्यू निकालनी है। तो भाई डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे, V इज इक्वल टू आई जी आर जी प्लस एस। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने एमीटर के केस में भी सॉल्व किया था। So when we apply this formula, we will have 10 is equal to Ig is 0.1 into Rg plus S, which means that Rg plus S is equal to 10 upon 0.1. तो इसका क्या मतलब है, that S plus 2 is equal to 100. सही है ना बेटा? तो यहाँ से आपके पास बिल्कुल सही बोला है सब बच्चों ने, शंट की वैल्यू आ गई 98 ohms. Is this okay? यस मैम मैम। स्क्रीन स्टॉक नहीं है। स्क्रीन स्टक नहीं है, अच्छा बहुत बढ़िया। अभी विजिबल है? यस मैम। ठीक है, कर लो एक बार नोट डाउन, फिर आगे चलती हूँ अगला क्वेश्चन देख लेंगे। चलूं आगे? यस मैम। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बच्चे बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन।
मैम आ तो गया आंसर, लेकिन चेक हो रहा है आंसर को। अच्छा कोई नहीं, चलो निकालते हैं साथ में। वही सेम क्वेश्चन है जो पिछली बार किया था ना, मतलब तभी पिछले वाले स्लाइड पे सॉल्व किया है। आरजी की वैल्यू कितनी है? 100। ठीक है, गिवन है 100 ओम्स की कॉइल है आपके पास। आईजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 माइक्रो, मतलब 50 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, -6, हाँ -6 एम्पियर हो जाएगा। उसके अलावा आपको क्या बोला है कि वोल्ट मीटर की रेंज भी आपको गिवन है 50 वोल्ट की। तो इट इज बीइंग आस्क्ड कि आपको शंट कितने का ऐड करना है, तो वही सेम फॉर्मूला यूज कर लो, V इज इक्वल्स टू IG Yes. इंटू RG प्लस S। 4900। अच्छा ठीक है बेटा, वेरी गुड। 4900 नहीं आएगी, ज्यादा आएगी बहुत। तो इसका मतलब क्या है? वोल्टेज मैम हमारी, 9,99,990। ओ भाई मैम साहब, मतलब 4 मैम 10 की पावर 6 मैम बार है। 9.9 इंटू 10 की पावर जी 6। आ रहा है मैम। वेरी गुड, गुड जॉब, सही बोल रहे हैं बच्चे। कैसे निकालोगे भाई? वोल्टेज कितनी गिवन है? 50। 50। मैम Will be, 49 नहीं था, 9 4 बार था। हाँ नहीं सही बोल रहे हो। 10⁻⁻6 इंटू RG प्लस S। तो इसको इस साइड पे लेके जाओगे, 10⁻6 बचेगा। इज इक्वल दिस टू इज 100। इक्वल टू 100 प्लस S। तो यार मैं तो नियरली वैल्यू लिख रही हूँ कि कुछ शंट की वैल्यू जो तुम्हारे पास नियरली आएगी 10⁻6 10:6। के बराबर आएगी। मैं इतना लंबा लिख ही नहीं रही कि मैम 9.9, 9.92, 9.95, आई डोंट केयर। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, वैसे ही जैसे अभी हमने एमीटर के केस में भी एरर देखा था, तो वैसे ही यहाँ पर कुछ एरर का फॉर्मूला नहीं होता, यहाँ पे भी यही होता है कि मेजर्ड वोल्टेज जो होती है वो आपकी थोड़ी सी अलग होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वन। तो वही आपका रियल माइनस मेजर्ड अपॉन रियल इंटू 100 आपका एरर आ जाता है। तो अगर वो भी लिखना है तो वो भी लिखवा देती हूँ। दैट परसेंटेज एरर will be equal to real voltage minus measured voltage divided by real voltage multiplied by 100। ठीक है, V is equal to IR वाला फॉर्मूला लगाकर अपन बोल सकते हैं कि हाँ, जो रेजिस्टेंस है मेजर्ड वाली वोल्टेज में, जो रेजिस्टेंस हमारे वोल्ट मीटर का है, वो रेजिस्टेंस भी यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएगा। इज इट ओके बेटा? यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे। यस मैम। चलो, तो अब आ जाओ अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, जो उस दिन आप लोगों ने थोड़ा सा खुशी मैम की क्लास में डिस्कस किया था, दैट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो पढ़ा था? नाम तो नहीं पता अच्छे से, लेकिन ये पता है कि वो एल मतलब जो मैंगुलर मोमेंटम है उसका, और वो क्या था, एनर्जी। बिल्कुल सही बोल रहे हो, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। होता है शायद। वेरी गुड, इट इज द रेशियो, फॉर्मूला भूल जाओ, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैंने मैग्नेटिक, गायरोमैग्नेटिक पूरा लिखा है। हाँ अटक गया क्या? मैम अभी गायरो आया। एक सेकंड, अच्छा अभी आया? यस मैम। मैम अभी कुछ बोल दूंगा। नहीं कुछ नहीं होता, अभी आया तो बताओ, अभी भी नहीं आया तो फिर दिक्कत है। यस मैम आ गया। ठीक है, क्या बोल रहे थे बच्चों, किस चीज का रेशियो होता है? E/2m। वेरी गुड, E/2m बोलो, या फिर इसकी इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंट। इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड Angular एंगुलर moment। मोमेंटम। तो ये एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक हमारा पीछे नहीं छोड़ा है, फिर से आ गया है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इसके भी 2-3 केसेस होते हैं, वो 2-3 केसेस हम सारे डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला वाला केस हम पढ़ेंगे ड्यू टू रोटेशन ऑफ अ, रोटेशन नहीं रेवोल्यूशन लिखते हैं, ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। तो आप लोग ये मुझे इस केस में बताओ कि सपोज हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, इसका ये रहा चार्ज पार्टिकल, इसका कुछ मास आपको गिवन है, इसकी कुछ ऊपर की डायरेक्शन में हमारी मस्त ऐसे वेलोसिटी चली रही है, और ये हमारा एक सर्कल के अंदर घूम रहा है, ये हमारा एक सर्कल के अंदर घूम रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा इस सिचुएशन में, अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो कैसे निकाला जाए? मैम उसे करंट देखिए, करंट की तरह मान लेते हैं, जो कि वेरी गुड, उस डायरेक्शन में चल रहा है। वेरी और गुड, आई इसको इनटू करंट की तरह मान एरिया लेते हैं। देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही तो बोला। आप एरिया बताओ बराबर करंट मैग्नेटिक की, मूवमेंट। बिल्कुल और सही। अब करंट की डायरेक्शन क्या मैम वैल्यू आएगी? बाहर की तरफ होगी, मतलब स्क्रीन से बाहर की तरफ। ठीक है, बिल्कुल सही। अब जैसे सपोज ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, सपोज ये जो है ना मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारा, इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा जो करंट आएगा वो उल्टी डायरेक्शन में आएगा। यस मैम। तो एंटी ये जो मेरा करंट आएगा, जो भी मेरा इफेक्टिव करंट आएगा, वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ये इफेक्टिव करंट की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, निकाल के बताओ। E/टाइम पीरियड।
मैम वेरी R गुड, into बिल्कुल pi सही। r करंट कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से? ई अपॉन टाइम पीरियड, ई अपॉन टाइम पीरियड निकालो तो कितनी वैल्यू हो जाएगी ये इसकी? चार्ज हो गया ई के बराबर। अच्छा एक सेकेंड, आ रहा है? अभी आ गई स्क्रीन? ठीक है, जी मैम। चार्ज हो गया तुम्हारा ई के और ये न्यू बराबर। बन जाएगा। कैसा? हाँ वो बिल्कुल, चलो टी को ऊपर ले गए, न्यू बन गया। तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी क्या होती है? वेलोसिटी, और 2 पाई आर के टर्म्स में लिख सकते हो ना। टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। Yes, ma'am. तो कुछ इस तरीके का मेरे पास करंट का वैल्यू आ गया। अब करंट हमने क्यों निकाला है? Yes, क्योंकि ma'am. हमें करंट क्यों निकाला है? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, और कोई रीजन नहीं है करंट निकालने का। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम करंट क्यों निकाला है, मैम करंट क्यों निकाला है? करंट इसलिए निकाला है क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो बेटा अब आगे चलूं? Yes, ma'am. Okay, ma'am. चलो, अब हमें करंट हमारे पास आ गया है, सो वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है तुम्हारा? I into A. Pi r वेरी square गुड, into I. वेरी गुड, बिल्कुल सही, दोनों ने बिल्कुल सही बोला। मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा तुम्हारा आई इंटू ए। ठीक है, तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है वही हमारी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है। हमें पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा? ई वी अपॉन 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय म्यू। एरिया, विच इज नहीं मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, एरिया का ओके वैल्यू है ना। सो दिस इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू ई वी आर, है ना, पाई से पाई कट गया, एक आर से 2 एक बच आर कट जाएगा गया, मैम। हाँ अपॉन 2। सही है ये चीज? Yes, ठीक है, ma'am. वेरी गुड। अब आ जाओ एंगुलर मोमेंटम पे। एंगुलर मोमेंटम क्या बला होती थी भाई? L R into P. वेरी गुड, एल वाज Around. इक्वल टू आर इंटू आर क्रॉस पी, Yes, ma'am. राइट। तो आर क्रॉस, हिंदी में क्रॉस P into हो जाता है. मैम पी क्या है यहाँ पे? बेटा मोमेंटम, पी इज मोमेंटम, आर इज ओके। जो डिस्टेंस होता है वो। ठीक है, रेडियस जो हो गया इस केस में वो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूंगी, सो दिस इज इक्वल्स टू एम आर क्रॉस वी, राइट। जी मैम। अब यहाँ पर हर पॉइंट पे तुम लोग देख लो कि जो वेलोसिटी और रेडियस है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखती हूँ, इट विल डायरेक्टली बी इक्वल टू एम वी आर। सिंस ये भी लिख रही हूँ, सिंस आर एंड वी आर परपेंडिकुलर। इज दिस ऑल्सो ओके? Yes, ma'am. और यहाँ पर आपका जो रेडियस है वो कांस्टेंट है, एम वी आर की जगह कैपिटल आर ही लिख दो। मैम क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसे M दूसरे की संग जा सकता है. हाँ, एम वो आपका कांस्टेंट है ना, Okay. एम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वो तो आपके जो वेक्टर्स हैं उन्हीं को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट में कोई डिफरेंस नहीं आता वेक्टर में। अब तो सीख रहे होंगे नहीं वेक्टर मैम, भी। मैं सोचता था मैं सोचता था लिखते वक्त भी वही चीज लिखनी है, उसके अच्छा, अलावा कोई नहीं, चीज नहीं है. नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया ना मेरे पास गायरोमैग्नेटिक रेशियो। Yes, ma'am. वो M वाले में M से multiply divide कर देंगे. वेरी गुड, यहाँ से मेरे पास गायरोमैग्नेटिक रेशियो आ गया। गायरोमैग्नेटिक रेशियो विल बी व्हाट? गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ m अपॉन l। तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? ई वी आर अपॉन 2, और l की वैल्यू कितनी है? अपॉन एम वी आर। तो कर दो, क्या वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी गायरोमैग्नेटिक रेशियो की? E by 2M. वेरी गुड, m बाई एल की हमारे पास यहाँ से वी आर कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास डायरेक्टली ई अपॉन 2m बचे। इज दिस ओके? तो ये तुम्हारा काफी Yes. ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट चीजें तुम देख सकते हो कि ये तुम्हारा वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये खाली क्यू बाई एम पे डिपेंड कर रहा है। तो कोई भी चार्ज अगर तुम्हारे पास सेम टाइप का चार्ज है तो उसके लिए गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है वो तुम्हारा सेम आना चाहिए। इज दैट ओके? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बेटा इसकी जरूरत कैलकुलेशंस और मेजरमेंट में पड़ती है, जितना मुझे याद है। एक बार मैं इसको और सर्च करके बताऊंगी आपको गायरोमैग्नेटिक रेशियो की क्या जरूरत होती है। ठीक है, मतलब ये क्योंकि कांस्टेंट है, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये आपका किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के लिए कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है मैम. चलो इसको गामा वगैरह से भी डिनोट करते हैं। इसकी यूजेस जो है वो मैं पढ़ के बताती हूँ क्या काम होता है इसका। चलूं आगे? Yes, यस ma'am. मैम, चलिए. चलो, अब सपोज ये जो मैंने तो हमने, नोट्स में सब कुछ लिख दिया. हाँ हाँ बढ़िया है। अब सपोज मैंने एक केस तो डिस्कस कर लिया, अब दूसरा केस डिस्कस कर लेते हैं। सपोज तुम्हारी चार्ज रिंग है, ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अ चार्ज रिंग। चार्ज रिंग भी तो घूम सकती है, कुछ भी घूम सकता है ना अब तो। Yes, ma'am. ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम ही तो डालना है, ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ अ चार्ज रिंग। तो ये वाले सिचुएशन में क्या होगा बेटा? सपोज आपके पास कोई रिंग है, सपोज आपके पास इस तरीके से रिंग है, ऐसे 3D में इमेजिन करना है ये वाली चीज को।
और ये जो हाँ बेटा दिख रही है क्या? स्क्रीन अटक गई क्या? स्क्रीन तो बिल्कुल ढंग से चल रही थी। यस मैम ठीक है। ठीक है बेटा। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, सपोज ये हमारी घूम रही है बढ़िया, ये कुछ ओमेगा से हमारी घूम रही है, इस पे कुछ क्यू चार्ज है, रिंग का मास कुछ एम के बराबर है, और जो रेडियस है इस केस में वो तुम्हारा कुछ आर है। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो अब ये जो रिंग है ये हमारी घूम रही है, ये जो रिंग है ये हमारी घूम रही है। आपको टोटल चार्ज रिंग पे कितना गिवन है? क्यू के बराबर गिवन है। टोटल चार्ज ऑन रिंग, टोटल चार्ज ऑन द रिंग, टोटल चार्ज ऑन द रिंग आपको क्यू के बराबर गिवन है। उसके अलावा आपको एंगुलर वेलोसिटी कितनी गिवन है रिंग की? ओमेगा। वेरी गुड, Omega. वेरी गुड। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग इज गिवन टू यू एज ओमेगा। अब मुझे बताओ कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी इस केस में? ओमेगा अपॉन 2 पाई। वेरी गुड, फ्रीक्वेंसी आपकी ओमेगा अपॉन 2 पाई होती है। तो यहाँ से आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई अपनी। फ्रीक्वेंसी मैंने क्यों निकाली? क्योंकि करंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से, करंट की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम यहाँ से। अब करंट कैसे निकालोगे कि कितना करंट इस केस में स्टैब्लिश हो रहा है? करंट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? क्यू मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, Yes, ma'am. है ना? ये क्यू अपॉन टाइम पीरियड विच इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी, वही तो हो जाता है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। इज दिस ओके? यस मैम। तो अब मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास आ गया। मैग्नेटिक मोमेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी? आई ए के बराबर, दैट इज द मैग्नीट्यूड। सो दिस विल टेल मी दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय एरिया, जो भी एरिया कितना हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर ही तो हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से भी आर से आर तुम्हारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी क्यू ओमेगा आर अपॉन 2। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये सारी चीजें आ गई, एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे? आई इंटू ओमेगा। वेरी I गुड, into omega. बिल्कुल सही। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे मैम? एंगुलर मोमेंटम निकालने का एक और फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, है ना? तो आई ओमेगा कैसे निकालेंगे? अब आई की वैल्यू कितनी हो जाती है तुम्हारी रिंग के लिए? एम आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। जो ये सेंटर वाला एक्सेस है उसके थ्रू एम आर स्क्वायर होती है, एम आर स्क्वायर डॉट ओमेगा तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो अब यहाँ से गायरोमैग्नेटिक रेशियो आ गया। यहाँ से हमारे पास गायरोमैग्नेटिक रेशियो कितना आ जाएगा? कितना होता है? एम बाय एल के बराबर होता है। सो दैट विल बी इक्वल टू क्यू ओमेगा आर क्यू। मैम एक चीज, एक बार पिछली स्लाइड दिखाना हाँ बेटा, मैम, इससे पिछली वाली। इससे पिछली वाली मैम हाँ आर स्क्वायर होगा ना, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। नहीं नहीं आर, अच्छा एक सेकेंड, राइट राइट, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर होगा, पाई से खाली पाई कटेगा। सही है, अभी डेरिवेशन में गड़बड़ हो जाती यस है। मैम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्यू ओमेगा आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू एम ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई? क्यू अपॉन 2m, यही वाली वैल्यू भी क्यू अपॉन 2m के बराबर ही आ जाएगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो तुम्हारा मेजरली हर जगह पे इतना ही आता है। तो रेशियो ऑफ गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है वो तुम्हारे पास Q अपॉन 2m ही आता है। ये जो रेशियो होता है ये कांस्टेंट होता है, दिस रेशियो इज कांस्टेंट। एक और चीज जो तुम नोट डाउन कर सकते हो ये है कि अगर चार्ज आपका पॉजिटिव होएगा, अगर चार्ज आपका पॉजिटिव होता है, देन इन दैट केस डायरेक्शन जो होती है ना मैग्नेटिक मोमेंट और एल की सेम आती है। जो डायरेक्शन आपकी एम और एल की होगी वो सेम होगी। बट अगर आपका चार्ज नेगेटिव होता है तो इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है। अब क्योंकि वो क्रॉस प्रोडक्ट वाली चीज की वजह से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन तो सेम रहेगी, एल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस दोनों की जो डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इस वजह से एल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो अगर आपका चार्ज नेगेटिव है देन द डायरेक्शन ऑफ एम एंड एल विल बी ऑपोजिट। इज दिस ओके? मैं एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो। एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा देती हूँ, देख। मैम एक बार दोबारा बता दो। एक बार दोबारा बता दूंगी। लेफ्ट हो गए थे। मैम गायरोमैटिक रेशियो को डिनोट किससे करते हैं? गामा से करते हैं यार, वो तुम्हारी बुक पे डिपेंड करेगा। मेजरली बुक, कुछ कुछ बुक्स में मैंने गामा देखा था। ठीक है, गामा से तुम्हारा डिपेंड करेगा। बताओ किस चीज में डाउट है, क्या समझने का मन है?
मैम यही वाला। वही बता दो। अगली से स्लाइड दिखा दो, एक बार नोट करना। बेटा गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है वो आपका होता है मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम। तो दो केसेस के लिए हमने निकाल लिया। आइडियली जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो होता है उसकी वैल्यू तुम्हारी यही मतलब Q/2m के बराबर इसकी वैल्यू आती है। तो यही वाली वैल्यू को यूज करोगे तुम सारे के सारे केसेस में। अभी इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, उससे तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलूं आगे? मैम एक सेकेंड। कोई नहीं, कर लो मैम ये m/l में आपने कैसे लिया प्रूफ? बेटा। m की वैल्यू हमने निकाली, करंट की वैल्यू हमने निकाली, उसके बाद हमने IA करा ताकि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकाल पाए, फिर हमने एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकाली, फिर दोनों को डिवाइड किया, है ना बच्चा? उसके बाद हमारे पास Q/2m आया m/l। मैम दोनों तो केस में सेम ही आ रहा है, चार्ज हाँ, अपॉन तो ये सेम ही आएगा। गायरोमैग्नेटिक रेशियो तुम्हारा आता Q/2m ही है, वही तो इसकी खासियत है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है वो तुम्हारा Q/2m में आता है, चाहे कोई भी तुम्हारी चीज हो, वही तो उसकी खासियत है। वही चीज हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। मैम नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा दो। ठीक है, अभी दिखाती भी हूँ कैसे क्वेश्चन में इसको यूज करेंगे। एक दो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएंगे इससे। अभी एक क्वेश्चन दिखाती जब हूँ। आप ये इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ाते हो ना, तो ऐसा लगता है अपन ही साइंटिस्ट है, आज ही कुछ नई खोज कर देते हैं। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बात है। हो ही आप लोग यार, हो सकता है आप में से ऐसे फ्यूचर इंजीनियर्स, फ्यूचर साइंटिस्ट वगैरह बैठे ही हैं क्लास में। नासा में जाए, इसरो में जाए। अरे जहां जाना है जाओ तुम। मतलब मैं तो ऐसे फुल ब्लेसिंग्स, मेरी सारी की सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। सबको बढ़िया फ्यूचर सबका सेट हो जाए एकदम। जो भी बच्चों के सारे ड्रीम्स हैं वो आप लोगों के सबके पूरे हो जाएं, बस वही चाहिए हम टीचर्स को भी, और कुछ नहीं चाहिए। मैम हो गया। हो गया तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हो गया तो इस ये जो क्वेश्चन है ना गायरोमैग्नेटिक वाले, इसमें तुम्हारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला वो चाहिए होगा कि किसका क्या क्या होता है। एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी इसका, उसके बाद थोड़ा टॉर्क वाला टॉपिक और पढ़ के चैप्टर खत्म करेंगे अपना। मैम QR² ओमेगा अपॉन 5। QR², वेरी गुड, दैट इज द राइट आंसर। गुड जॉब बेटा। बाकी बच्चे भी निकालो एक बार क्या आंसर आ रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन जेई में आएगा, बच्चे हिल जाएंगे कि मैम ऐसा तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। ये क्या मैग्नेटिक मोमेंट किस चीज का निकालने के लिए बोल रहे हैं? ठीक है, चलो एक बार देखते हैं कैसे करेंगे। 5/2 PM। नहीं नहीं, ये सही है, प्रणव का सही है। 5/2 क्यों? इतना भी आसान नहीं है यार। चलो ठीक है, स्फीयर सही बन गया। इससे ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा, इससे ज्यादा उम्मीद नहीं करनी मैम से। सपोज ये तुम्हारा कुछ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, मस्त बढ़िया अपना, and this is the axis of rotation about which it is rotating. It is rotating with some angular velocity omega, which is given to you. Let me say that the radius in this case is equal to r. Let me say that the mass of this sphere is m and the total charge on this sphere is q. ठीक है बेटा, तो इस सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? 2/5 mr²। वेरी गुड। 2/5 नहीं, 2/3 नहीं होता? 5 होता है ना, नहीं, 2/5, हाँ राइट, हॉलो 2/5 हॉलो वालों का। बिल्कुल सही। 2/5 mr² विल बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो एल की वैल्यू तो डायरेक्टली हमारे पास आई गई। एल की हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? आई ओमेगा, विच इज इक्वल टू 2/5 mr² ओमेगा। डायरेक्टली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आएगी। हमें पता है कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो कितना होता है? m/l। m/l होता है, उसकी वैल्यू कितनी आती है? Q/2m। Q/2m। तो आ गया ना यहाँ से m का वैल्यू कितना हो जाएगा? L × Q/2m। दैट इज योर आंसर। तो जब ये निकालोगे तो मेरी जो वैल्यू आई थी दैट केम आउट एज QR² ओमेगा अपॉन 5। 2m कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। इज दिस ओके? चलूं आगे? यस मैम।
ठीक है, कोई नहीं, नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलेंगे। हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या होता है ना, ऐसा भी टॉपिक पढ़ लिया तो 1 महीने तक होता है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। बेटा मैं तभी बोलती हूँ वो फॉर्मूला शीट बनाओ, वो फॉर्मूला शीट को रोज निहारते रहा करो, उससे ना याद हो जाएगा। मैम एनसीईआरटी में है फॉर्मूला शीट उसकी। हाँ तो बस वो फॉर्मूला शीट एनसीईआरटी में होने की बात नहीं है, खुद लिख के बनाओ। ये सारे जो काम है इसमें कंजूसी नहीं, खुद लिख के सारी चीजें करो, चाहे 50 बार लिखनी पड़े। मेरे को तो लिख के ही याद होता था, मुझे वरना याद नहीं होता था। बनाई तो है, लेकिन ऐसा होता है ना वक्त पे, वैसे पूरी जिंदगी याद रह जाएगा, वक्त पे नहीं याद आता कई बार। ओहो, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मैम ये वाली चीज ना मैम यही केमिस्ट्री में होता है। काम करती है। ये लिखने वाली, यस मैम, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा काम करती है, इनऑर्गेनिक में खासकर। हाँ राइट। नहीं मेरे से तो मतलब मैं तो जैसे स्टूडेंट जब थी तो मेरे को तो अपने खुद के नोट्स, अपने खुद की जो चीजें मैं लिखती थी वही काम आते थे मुझे। बाकी चाहे मुझे टीचर कितने भी नोट्स दे दे, चाहे मेरे को कितनी भी बुक्स मिल जाए, मेरे को वो काम ही नहीं आते थे। मैं अपने नोट्स इस हिसाब से लिखती थी कि हर टॉपिक मैंने लिख रखा है, 2-3 क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, वही सारी चीजें अगर मैं कर जाती थी तब भी मेरे पेपर वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाते। तो मैं तो इसीलिए आप लोगों को डिस्कस करती हूँ। क्या बेटा? मैम ऐसा भी होता है कि आप कुछ पढ़ लो, उसके बाद आप नोट्स देख ही नहीं रहे हो पूरे साल, और पेपर नहीं में भी आपको वो चीज याद है। नहीं, इतना इतना ब्रिलियंट दिमाग नहीं है मेरा। मतलब पता क्या आइंस्टाइन होता है नियम से कि ना याद रहता है कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, बट एग्जैक्टली डेफिनेशन वगैरह भी याद रहती है थोड़ी बहुत अगर समझ में आया होता है टॉपिक तो। बट जब लिखने की बारी आती है, अगर आपने उसी टाइम पे पढ़ा था 1 साल पहले और उसके बाद लिखना है ना आपको, या फिर उसको कोई फॉर्मूला वगैरह अप्लाई करना है, तो थोड़ी दिक्कत आएगी। थोड़ी क्या दिक्कत आएगी फॉर श्योर, है ना बेटा? अगर कोई भी चीज मैं नहीं पढ़ रही हूँ, 1 साल पहले पढ़ी है मैंने, तो मुझे अब तो दिक्कत आएगी उसको अप्लाई करने में, 1 साल बाद पक्का ही आएगी, किसी को भी आएगी। अगर बहुत ही ऐसे कोई ब्रिलियंट ऐसे शर्लॉक टाइप आदमी होगा तो अलग बात है। बारीक बारीक चीजें भूल जाता है, वैसे तो लगभग पूरा याद रह रहा होता है। वही दिक्कत होती है ना बच्चा। मैम हाँ बेटा। मैम ये जो Q/2M रेशियो है ये सारी फिगर्स के लिए वैलिड है। यस, ये Q/2M वाला जो चीज है, दैट इज योर गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो विल बी Q/2M। तो यू कैन यूज दिस एनी टाइम इफ समथिंग वियर्ड इज आस्क्ड फ्रॉम यू। वियर्ड मतलब अगर आपको कोई भी अजीब सी ऑब्जेक्ट दे रखी है और उसका मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो डायरेक्टली आप ये यूज करके उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। तो उसकी मेजर एप्लीकेशन यही है कि अगर आपके पास कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट आपको दे रखी है क्वेश्चन में कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, जो आपसे नहीं निकल रही है, रॉड दे दी मैंने, कुछ भी दे दिया, तो आपको सब केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पता है, तो डायरेक्टली आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया से गायरोमैग्नेटिक रेशियो वाली चीज अप्लाई करके मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। ओके मैम। ठीक है, ये तो जैसे स्फीयर का एग्जांपल था, कुछ भी दे सकती हूँ ना मैं आपको यार, कुछ भी दे सकती हूँ। मैम इसमें वैसे नहीं कर सकते, जैसे हमने डेरिवेशन करी थी तो उसमें डेरिवेशन में डाल दिया, मैग्नेटिक मोमेंट पता डेरिवेशन में नहीं आई ना, की वैल्यू। डेरिवेशन में तो हमें मैम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पता थी ना उन केसेस में, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट नहीं पता। मुझे ये बात नहीं पता थी और मैंने गलत आंसर निकाला था। अच्छा कुछ नहीं होता, पता नहीं, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट तो निकालना है ना। आपको कोई भी रैंडम अगर शेप का ऑब्जेक्ट गिवन है तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको वो एरिया वेक्टर के ऊपर पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। गॉस लॉ याद करो ना कैसे किया था, है ना। यहाँ पर आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी तो आई ए के टर्म्स में आ रहा है, तो वो एरिया छोटा सा लेकर वो पूरा का पूरा इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। चलो तो अब आगे चलते हैं। टॉर्क का टॉपिक भी वैसे आपको उस दिन थोड़ा सा मैम ने स्टार्ट करवा दिया था, एक बार मैं फिर से स्टार्ट करवा रही हूँ, ठीक है, ताकि ये वाला चीज भी बस खत्म कर देंगे। इसके बाद ये वाली चीजें तो हम नहीं पढ़ेंगे। करंट कैरिंग लूप, ठीक है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। सो ये बहुत बढ़िया। इसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट रह जाएगा बस, तो वो देख लेंगे क्या करना है। तो ना इसके 2-3 केसेस हैं, 2-3 केसेस हैं। सपोज हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बाहर की तरफ जा रही है, और लूप ना हमने इनके परपेंडिकुलर रख रखा है। लूप मैंने इसके परपेंडिकुलर रख रखा है, दिख रहा है किस तरीके से रख रखा है? यस मैम। दिख रहा है। वेरी गुड, दिख रहा है हमने किस तरीके से लूप रख रखा है। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये मेरा मैंने लूप रख रखा है। लूप में से मस्त ऐसे करंट बह रहा है, कुछ ऐसे 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 ऐसे, पूरा का पूरा इसमें करंट बह रहा है। क्या आप मुझे इसमें हर केस में मैग्नेटिक फोर्स निकाल के बता सकते हो? निकाल देते हैं। निकालो एक बार, मैग्नेटिक फोर्स निकालो। मैम 0 आएगा नेट फोर्स। वेरी गुड, क्यों आ रहा है नेट फोर्स 0, मुझे ये बताओ। हम क्योंकि हर फोर्स पे टॉर्क लग रही मैग्नेटिक होगी। और ऑपोजिट फोर्स लगेगी डायरेक्शन कितनी इस केस में? QVB। QVB, QVB से निकालोगे, वो आईडीएल से नहीं मैम निकालोगे? आइडियल भी साइन थीटा बिल। आई इंटू एल बी, आई एल बी लगा लो ना, बिल।
यस मैम यही सब लगेगा। कुछ परपेंडिकुलर है ना तुम्हारा, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? यस मैम। तो अगर ये हम लगाएंगे तो बताओ क्या क्या फोर्स की डायरेक्शन आएगी? डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लो। जो साइड वाला है, मतलब जिसमें साइड वाले की तरफ है। मैम एक बार कर दो। मेरे पास डायरेक्शन कुछ ऐसे आई, एक डायरेक्शन तो ये आ गई। वो जो आपने लिखी है वो तो वही आ गई थी। हाँ, इसकी ऐसे मैम आ गई। सारी रिपल्सिव आ रही हैं। सारी रिपल्सिव आ रही है, बिल्कुल सही आपने बोला। और ये सारी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सपोज ये लूप की लेंथ आपकी ए के बराबर है, तो आई इंटू ए या बी, कुछ भी मान लो, कुछ भी आपकी लेंथ हो। सपोज रेक्टेंगुलर लूप है, स्क्वायर भी नहीं है, ये आपका रेक्टेंगुलर लूप है, इसकी लेंथ आपकी ए है और ब्रेड्थ आपकी बी है। ब्रेड्थ इज इक्वल टू बी। तो दोनों साइड में, एक साइड पे आपका जो लगेगा फोर्स दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू स्मॉल बी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल बी। ये वाली साइड पे जो लगेगा, ठीक है, ब्रेथ आ विजिबल है? गया। यस मैम। ठीक है, इसके अलावा जो ये वाली साइड में लगेंगी, ये कितनी हो जाएगी? दिस विल बी आई ए मल्टीप्लाइड बाय बी, दिस विल बी आल्सो आई ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो भाई दिक्कत परेशानी होगी ना, यहाँ पर तो आपकी नेट फोर्स तो जीरो आई गई। नेट मैग्नेटिक यस फोर्स, net magnetic force in this case is equal to zero. Can you guys see this? यस मैम। यस Very मैम। good. We can see this, that the net magnetic force is equal to zero. और हम क्या देख सकते हैं? टॉर्क की बात करें तो टॉर्क क्या लिखोगे? मैम टॉर्क नहीं लगेगा इस पे क्यों? मैम, क्योंकि एक्सिस सेम है। बिल्कुल सही भाई, सेम एक्सिस के अलोंग लग रही हैं। फोर्सेस जो है वो सेम लाइन पे लग रही हैं, कहां से हो जाएगा? टॉर्क की वैल्यू ही नहीं आएगी। अगर आपकी टॉर्क की वैल्यू आती कब है? जब फोर्सेस तुम्हारी अलग अलग लाइन के अलोंग लग रही हो, तब हमारा टॉर्क आता। तो यहाँ पे टॉर्क नेट भी मान जीरो आ गया। तो बेटा ये वाला जो लूप है, यहाँ पर तो तुम्हारा कुछ भी हो नहीं रहा, कुछ टॉर्क की एक्सपीरियंस कर नहीं रहा। ऐसा यहाँ पर एक और पॉइंट जो तुम नोट डाउन कर सकते हो वो ये भी है कि इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट एंड फील्ड जो है वो तुम्हारे सेम डायरेक्शन में। कैन यू गाइस सी दैट? ये चीज दिख रही है सबको? मैम। यही सेम केस तुम्हारा तब भी एग्जिस्ट करेगा अगर मैं करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा दूं। अगर करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमा दूं, ये सारी की सारी फोर्सेस अट्रैक्टिव आएंगी, बट वो सबका नेट रिजल्ट आपका जीरो ही रहेगा। ये चीज क्लियर है बच्चों? चलूं आगे? यस मैम एक सेकंड। हो गया। हो गया, चलूं आगे? चलो। तो अब बेटा सेकंड केस जो है ना, सेकंड केस थोड़ा सा अपन को डायग्राम से भी समझना है और उसको दो तीन व्यूज से भी समझा दूंगी। अब सेकंड केस थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट हमें मतलब देखना है ना कि क्या आ रहा है टॉर्क का वैल्यू। सपोज ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और अब ये जो लूप है ना, इसको हमने थोड़ा टेढ़ा कर दिया है। पहले ये जो लूप था कुछ ऐसे था, पहले ये जो लूप था मेरा, ये कुछ ऐसे था, सीधा सीधा 3D के अंदर ऐसे ही था ना लूप मेरा। अब मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। टेढ़ा करने का क्या मतलब है? इसको सपोज मैंने टिल्ट कर दिया है कुछ, ये जो सेम लूप है इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है ऐसे। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ये तुम्हारा कुछ ऐसे चला जाएगा, ये तुम्हारा कुछ ऐसे आएगा, and it will be somewhat like this. So I have tilted this loop by some angle theta. Can you guys imagine that? कि बेसिकली हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रहा है, पहले हमारा लूप कुछ ऐसे था, अब मैंने उसको कुछ टिल्ट कर दिया है, बस कुछ एंगल इंट्रोड्यूस कर दिया। क्लियर है बेटा? यस मैम। तो यहाँ पर भी तुम्हारा, यहाँ पर भी जो तुम्हारी फोर्स लगेगी वो तुम्हारे करंट के परपेंडिकुलर लगेगी। करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर लगेगी ना फोर्स तो हमारी, है ना बच्चा? तो जो हमारी फोर्स लगेगी वो इस केस में भी कुछ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तुम्हारी, मतलब नीचे ऊपर की ऐसे की साइड पे फोर्स लगेगी। एक बार निकालो अपने हाथों से लगा करके कैसे फोर्स लगेगी। इस केस में भी फोर्स का एंगल तो तुम्हारा सेम ही रहेगा ना, जैसे पहले वाले केस में आया था। जीरो होगा इसमें भी। इस केस में भी चलो एफ नेट जीरो होगा, बट इस केस में टॉर्क का कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा ना। यस मैम। ठीक है, अब ये वाले Yes, सिचुएशन में क्या हो रहा है? लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होगा। वेरी गुड वेरी गुड। अगर इसको मैं साइड व्यू से तुम्हारा ड्रॉ करती हूँ, इसका मैं साइड व्यू ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज माई साइड व्यू। तो अगर इसको सब बच्चे साइड व्यू से देखेंगे तो साइड व्यू में मुझे क्या दिखेगा कि ये तो मेरी साइड है, ये तो मेरी साइड है, और ये जो मेरी साइड है इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा, इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा। लेट मी से दैट दिस साइड इज ऑफ लेंथ ए। और अब इस पे तो फोर्स लग रही है वो तो हमारी दूसरी साइड की वजह से लगेगी, ऊपर जो हमारी फोर्स लग रही है
जो हमारी फोर्स लग रही है वो दूसरी साइड्स की वजह से लगेगी, विच विल बी इक्वल टू आई इंटू बी बी, एंड नीचे की डायरेक्शन में इट विल बी आई बी बी। अब मैम ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि इस केस में ऊपर की डायरेक्शन में हमारी फोर्स लग जाएगी आई इंटू बी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल बी, यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में लगेगी आई बी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल बी। ठीक, कि करंट तो तुम्हारा उसी प्लेन में फ्लो कर रहा है ना। उसके अलावा अगर मैं ये जो एक्सेस है ये बना दूं तो यहाँ पर तुम्हारा बाहर की साइड पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी आई मल्टीप्लाइड बाय जो भी ये लेंथ है, सपोज दिस इज इक्वल टू सम एल मल्टीप्लाइड बाय बी, एंड दिस विल बी आई मल्टीप्लाइड बाय एल मल्टीप्लाइड बाय बी। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि नेट फोर्स तुम्हारी जीरो है, बट देयर हैज बीन सम सेपरेशन बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन। और ये जो ऑपोजिट पेयर्स हैं, ये जो आई बी बी और आई बी बी हमारे ऑपोजिट, अबे यार गड़बड़ हो गई, सारी इंक इरेज हो गई। तो क्विकली एक बार साइड व्यू वाली चीज ड्रॉ कर रही हूँ। मैम वो कर लो ना, सब अंडू कुछ रेज से हो आ गया, जाएगा पूरी सब अंडू कुछ। नहीं होता, अंडू नहीं होता, एक बार इंक इरेज हो गई तो हो गई। ठीक है, सो आई एम जस्ट ड्राइंग दिस वन, आई विल ड्रॉ द अदर डायग्राम लेटर ऑन आफ्टर द क्लास। ठीक है, और इस पे हमारी फोर्सेस कितनी लग रही थी? ऊपर की डायरेक्शन में लग रही थी आई इंटू बी बी, एंड नीचे की डायरेक्शन में लग रही थी आई इंटू बी इंटू कैपिटल बी। तो अब यहाँ पर कुछ टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा। अब इस केस में कुछ मैम टॉर्क का फुल कॉन्सेप्ट ब्लैंक आएगा। अगर आपने डायग्राम पूरा बना दिया तो वो पूरा बना दिया, विजिबल नहीं हो रहा मैम, छुप गया। अभी हुआ। यस मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा जो टॉर्क है वो कुछ आ जाएगा। अब ये टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी? टॉर्क की वैल्यू मैम, दोनों अब आ फोर्सेस गया। की वजह से कुछ आएगी इस पॉइंट के अबाउट। मैम वो साइड की लेंथ बी होगी ना। ये वाली साइड की लेंथ ए होगी, इस पे जो दूसरी दोनों बाकी वाली साइड्स है उनकी फोर्स लग रही है ना, ये वाली साइड पे तो फोर्स कुछ ऐसे डायरेक्शन में लग रही होगी, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी, ओके मैम ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर जब मैं टॉर्क की वैल्यू लिखूंगी तो टॉर्क तुम्हारी कितनी होती है? फोर्स इनटू जो भी ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, वही तो होती है। सो दिस विल कम आउट एज आई ए विच इज द लेंथ मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल बी, ए बाय 2 हो जाएगा क्योंकि लेंथ आपकी ए बाय 2 है साइन थीटा, एंड दूसरी फोर्स भी इसी के बराबर होएगी, आई ए कैपिटल बी स्मॉल बी अपॉन 2 साइन थीटा, है ना। तो नेट टॉर्क की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? आई ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल बी साइन थीटा। ये ए बी तुम्हारा कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट द एरिया। तो टॉर्क की तुम्हारी वैल्यू कितनी हो गई? आई इंटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय बी साइन थीटा। बी साइन थीटा। आ गया ना वैल्यू टॉर्क का जो मैं तुम्हें बता रही थी। मैम जो इसमें हमने क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं, फिर क्रॉस साइन प्रोडक्ट थीटा लगा आ जाएगा। देंगे, इसमें बिल्कुल सही बोला आपने। और ये जो आई ए है दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट, तो एम बी साइन थीटा हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई, विच मींस टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ऑफ दिस चैप्टर। ये है हमारा कि अगर हमारे पास कोई भी लूप है तो उस लूप के लिए हमारे पास टॉर्क की क्या वैल्यू आ रही है। इज इट ओके? सो दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू भाई जो डाइपोल वाला केस भी हमारे पास बना था, उसमें हमारे पास पी क्रॉस ही आया था, या पी हमारा डाइपोल मोमेंट था और बी हमारा ई जो था उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहाँ पे हमारे पास एम क्रॉस पी आ रहा है, तो एम क्रॉस पी हमारे में एम जो है वो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है और बी जो है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इसका एक बार दूसरा वाला डायग्राम भी बना देते हैं। एक और डेरिवेशन देखी थी, उसमें अल्फा कौन भी सी? आया था, cos अल्फा जैसी टर्म थी, एक md बार मुझे cos अल्फा भेजना, टर्म थी। अभी देखते हैं वो वाली डेरिवेशन भी कौन सी थी, एक बार मुझे सेंड करना, तो नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगी। कुछ रह गया होगा, वैसे है यही मेजर डेरिवेशन। वो किसी और चीज का कुछ क्वेश्चन वगैरह की एप्लीकेशन होगी या तो फिर, तब तक इसको नोट डाउन कर लो। कोई और एंगल ले लिया उन्होंने। हो सकता है भाई, मैं बोल रही हूँ हो सकता है वहां पे कुछ और कर लिया हो, तभी मैं बोल रही हूँ एक बार भेजना जरूर। ठीक है, ये तुम्हारा कुछ थीटा से इसको रोटेट करा है, तो हमारा कुछ इस डायरेक्शन में सारी फोर्सेस लगेंगी। ठीक है, तो ये वाली जो सिचुएशन है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। दिस विल बी सम आई बी बी, दिस इज आई बी कैपिटल बी, दिस विल बी सम आई ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ये तुम्हारा कुछ आई ए बी। ठीक है, लूप खाली रोटेट किया है, फिर उसकी डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी ना। स्क्रीन तो सारी, क्या तो आपने आइए भी लिखा है? हाँ लिखा है, सब लिखा है मैंने, चाहता ही नहीं है लिखने मैं के बाद नहीं भी। दिखाता। अभी आ गया? यस मैम। ठीक है, ये कर लो फिर आगे चलेंगे। मैम लेकिन ये डायपोल कैसे है? आपने कहा कि डायपोल के एनालॉगी में आया ये।
एनालॉगी में अभी बताती हूँ, एक बार आगे चलने दो। ये सिम की डायपोल में नहीं पढ़ा था हमने, P क्रॉस E आया था ना, तो मैंने खाली एनालॉगी बताई है। वहां पे भी डायपोल मोमेंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है। P क्रॉस E आया था, वहां पे E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ताकि फॉर्मूला याद रहे बस उसके लिए। यस मैम, ठीक है। ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। यस मैम। चलो, यस तो अब बेटा सिंपल सी बात है, टॉर्क की वैल्यू हमारे पास बढ़िया आ गई है मैम, M क्रॉस B के बराबर आ गई है। इसका क्या मतलब है, अगर तुम्हारे पास कुछ भी ऐसे, सपोज तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, या फिर पहले एक्यूट एंगल बनाते हैं। सपोज हमारा मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है कुछ, और ये हमारा कुछ फील्ड का वैल्यू है, दे आर मेकिंग एन एंगल थीटा। तो ये जो टॉर्क इस पे लगेगी वो कुछ इस तरीके से लगेगी कि ये दोनों एक दूसरे से अलाइन हो जाए, है ना। टॉर्क इस पे कुछ इस तरीके से लगेगी कि ये दोनों एक दूसरे से अलाइन हो जाए। इज दिस ओके? वही तो डायपोल भी करवाना चाहता था, यस मैम। है ना। वैसे ही अगर सपोज मेरा मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है और मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ऐसे है नीचे की साइड पे, तो तब भी ये जो छोटा वाला एंगल है इसी के अलॉन्ग लगेगी मेरी टॉर्क। छोटा वाला एंगल है वही कवर होएगा, और इसका टॉर्क का यही पर्पस रहेगा कि मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आ जाए। ये बात क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है। इसके अलावा स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी समझ सकते हो। पैरेलल में स्टेबल होगा, एंटी पैरेलल में अनस्टेबल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसके अलावा स्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं। तो स्क्रीन। अच्छा, एक सेकंड बच्चा। टेबल लिखा था सब लिखा हुआ है, हेडिंग लिख दी है मैंने पूरी, तो एक बार अब रिफ्रेश मैम, कर दें। तो हेडिंग तो नहीं लिखी। अभी आया? यस मैम। अब आ गया स्टेबल, अब स्क्रीन स्टेबल हो गई मैम। ठीक है, तो अब इसका स्टेबल वाले का केस का क्या मतलब है कि सपोज अब यहाँ पर हमारा ऐसे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और अनस्टेबल में भी कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। तो स्टेबल वाले केस में हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इस डायरेक्शन में है, अनस्टेबल में क्या मतलब है कि मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन, है ना बेटा। तो स्टेबल वाले केस में क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जिस डायरेक्शन में होता है आपका, दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप इसको थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट भी देते हो ना, अगर आप इसको थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दोगे, अगर आप कुछ थोड़े से थीटा एंगल से इसको डिस्प्लेस कर दोगे, तो ये मस्त ऐसे एसएचएम वगैरह परफॉर्म करके ट्राई करेगा कि अपनी जो पोजीशन है उस पर वापसी आ जाए। तो यहाँ पर भी वैसा एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बताओ आपका टाइम पीरियड कितना होगा। एसएचएम ठीक है एग्जीक्यूट बेटा। करेंगे। हाँ, एसएचएम करता है ना, टाइम पीरियड की वैल्यू कुछ आ जाती है, ऐसे ऐसे घूम फिर के फिर वापसी आ जाएगा अपने वाले पोजिशन पे, यस मैम। है ना बच्चा। तो दैट मीन्स दैट थीटा अगर आपका जीरो है, मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड के बीच में जो एंगल है वो जीरो है, तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, वरना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। सपोज मेरे पास कोई लूप है, तो ये जो लूप है ये आपका इस डायरेक्शन में, इसमें करंट है और मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की साइड पे है। तो बताना ये स्टेबल है या अनस्टेबल? बताओ ये अनस्टेबल है या स्टेबल है? मैम स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? स्टेबल है। मैम बी और एम के बीच में जीरो का वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। अब अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वही राइट हैंड रूल लगाते हैं ना। तो करंट को अपने फिंगर से रिप्रेजेंट करो, थंब की डायरेक्शन आपको बता देगी कि मैग्नेटिक मूवमेंट की क्या डायरेक्शन है। तो यहाँ पर आपके पास क्रॉस आ जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, और यहाँ पर अगर डायरेक्शन निकालोगे तो बाहर की साइड पे आएगा आपका मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये जो करंट कैरिंग लूप में ये वाला जो केस है, दैट इज ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस केस इज ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इज दिस ओके बच्चों? यस। यस मैम। ठीक है, चलूं आगे। यस Yes. मैम। मैम एक मिनट। कोई नहीं, कर लो नोट डाउन, फिर आगे चलेंगे। ओके मैम ये लास्ट टॉपिक था। हाँ, ये लास्ट टॉपिक है। अब इसका एक क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि समझ में आ जाए कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब जो वो ऑसिलेशन वाला क्वेश्चन है वही करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन एक बार देख लो। करंट कैरिंग रिंग है हमारे पास, मास m की है, उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर रखा है। सपोज हमारे पास एज शोन है, तो डायग्राम भी बना देते हैं। सपोज ये हमारा कुछ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारे पास कुछ करंट कैरिंग रिंग है, और इसके अंदर करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर पूरे के पूरे डायरेक्शन में कुछ बाहर की साइड है। सपोज लेट मी से दैट मैग्नेटिक फील्ड इज बाहर की साइड पे। ठीक है बेटा।
और यहाँ पे आपका जो रेडियस है वो आपको r के बराबर गिवन है। दिस इज माय एंगल और दिस इज माय एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे, आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी बाहर की साइड पे ही आएगा। सो दैट मींस दैट दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि अगर इसको जरा सा हमने हिलाकर रिलीज कर दिया तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताओ। तो कैसे निकालोगे इस केस में, ये बता दो। हम रीस्टोरिंग फोर्स डायमेंशनल में है, रिंग 3 डायमेंशनल में। अरे जैसे वो टॉर्शनल वाला केस पड़ा था ना, वैसे वाले केस से हो जाएगा ये। टॉर्शनल वाले में वो मतलब कुछ माइनस के थीटा वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया था ना। यस मैम। एक बार बता देती हूँ। सपोज यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, वो कितना आएगा? I I into pi r square। I इंटू पाई आर स्क्वायर हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आपने बाहर की तरफ निकाली ली, तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अब सपोज आपने एक छोटे से एंगल थीटा से इसको रोटेट कर दिया, तो अगर आप थीटा से इसको रोटेट कर दोगे तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम बी साइन थीटा। sin theta। एंड ये Yes, नेगेटिव में कुछ आएगा क्योंकि ये रिस्टोरिंग टॉर्क कुछ आएगी, यस मैम। है ना बेटा? जिस डायरेक्शन में थीटा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मामला आएगा। तो यहाँ से आप टॉर्क की वैल्यू क्या लिख सकते हो? कुछ माइनस एम बी थीटा। यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि जो आपने अपना केस देखा है टॉर्शनल पेंडुलम वगैरह का केस, अगर आपने देखा है कि किसी भी बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और वो आपकी किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के बराबर रोटेट कर रही है, तो टॉर्क जो होती है वो आपकी माइनस के थीटा के बराबर आती है। और यहाँ से अगर आप टाइम पीरियड निकालते हो तो टाइम पीरियड आता है आपका 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय के। ऐसा कोई फॉर्मूला याद है? यस मैम याद है। याद है मैम। याद आ गया। तो यहाँ से मेरे पास के की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू मुझे पता है आ जाएगा टाइम पीरियड। ये तुम किसी भी क्वेश्चन के लिए कर सकते हो। अगेन मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालना समझ में आ गया तो टॉर्क की वैल्यू निकाल के टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है मैम। क्लियर है बेटा? तो अब यहाँ पर अगर तुम ये दोनों की दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, सो आई कैन राइट फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम देख सकते हैं कि के की वैल्यू हो जाएगी एम बी के बराबर। MB। मतलब एम बी कितना होता है तुम्हारा? एम बी कितना हो जाएगा? आई इंटू IAB। पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग के केस में? MR स्क्वायर। एम आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ना, गिवन एक्सेस जो है उसके यस अलावा, मैम। है ना? तो ये हमारा यहाँ पर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर, क्योंकि तुम्हारे ऐसे ऐसे गिवन है, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, वो ऐसे सेंटर के थ्रू नहीं गिवन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैम उसमें मास सिर्फ बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है या बीच में भी है? नहीं, बीच रिंग है, रिंग बीच में कुछ मास नहीं है। तो मैम फिर एमआर स्क्वायर नहीं बेटा, एम आर स्क्वायर बाय 2 नहीं आएगा। एम आर स्क्वायर तो तब आएगा जब रिंग के में ऐसे आ रहा हो शायद। मैम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये आपका ऐसा है, ऐसा प्लेन के अंदर है मामला, ऐसे ऐसे घूम रहा है आपका रिंग। हम डायमीटर के लॉन्ग रोटेट करवा रहे हैं। हाँ, डायमीटर के अलॉन्ग रोटेट हो रहा है। यस मैम। MR स्क्वायर बाय 2 है। मैम फिर आ डायमीटर के जाएगा। अलॉन्ग रोटेशन हो रहा है। इसमें मैं लिख भी देती हूँ, रोटेशन इज अलॉन्ग द डायमीटर। मुझे वो 3D फिगर लग रही है। नहीं, वो 3D नहीं है, वो वाली 3D फिगर नहीं है। 3D फिगर में एम आर स्क्वायर आएगा। मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जो प्लेन है वही वाले रोटेशन का प्लेन भी वही है। मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है तुम्हारा लूप, ऐसे ऐसे घूमता है ना डायमीटर के अलॉन्ग। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर टाइम पीरियड निकालोगे तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा भाई? 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय के। तो ये कर लो, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम आर स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर बी। तो कुछ वैल्यू तो हमारे पास टाइम पीरियड की यहाँ से आ जाएगी। मेरी जो वैल्यू आई थी दैट केम आउट एज अंडर रूट ऑफ 2 पाई एम, सब कुछ कट जाएगा, डिवाइडेड बाय आई। बताओ बेटा, ये वैल्यू आई नहीं आई? यस मैम आ रही है। तो यही वाला सेम केस अब तुम किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हो। ठीक है, दिस इज व्हाट खुशी मैम वाज टीचिंग दैट डे। अब ये वाला केस आप किसी भी क्वेश्चन में अपना अप्लाई कर सकते हो। कोई भी आपको ऑब्जेक्ट अगर गिवन है तो उसके केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह सब आपको पता होता है। यहाँ पे आपका जो आज की क्लास हमने पढ़ी है गायरोमैग्नेटिक रेशियो और ये वाले टॉपिक दोनों में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कांसेप्ट थोड़ा यूज होता है, तो वो आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, कर लो, इसको भी नोट डाउन कर लो सब बच्चे। इतना ही करेंगे यार आज की क्लास में अपन। टॉपिक्स आपके सारे हो गए हैं कवर। टॉपिक्स